हाय, मैं प्रभा। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गई हूँ मैं एक और चैप्टर लेकर के, राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11th का चैप्टर 5 अधिकार, जो कि शायद आज के समाज में के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार तथा सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्रायः अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिक संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक-टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। और तो और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ, भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे। तो वो सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है? दूसरा, अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है? तीसरा, अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो क्यों है, अब इसका जवाब जानिए। अधिकार क्या है? अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, ऐसी चीज़ जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज़ जिसे मैं ज़रूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनने अथवा जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूं और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच फ़र्क होता है। अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से उनकी प्रकृति विश्व जननी कही जाती है।
अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और चूंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थ के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी-कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है कि चैप्टर में कई बॉक्सेस दिए रहते हैं ब्लू कलर के, उनमें जो लिखा होता है आओ कुछ करके सीखे, वे आप ज़रूर करिए। देखिए एक और है, ये देखिए, चलिए देखिए इसमें क्या है। पिछले कुछ महीनों के अखबारों को बाँचिए मतलब पढ़िए और उन जन आंदोलनों और संगठनों की सूची बनाइए जिन्होंने नए किस्म के अधिकारों की मांग की है। जैसे सपोज़ करिए किसान आंदोलन चला था, ठीक है, तो इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं वो अखबारों में छपते हैं। जिन तरीक़ों के आंदोलन हो रहे हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। वो किस लिए हो रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है, उनसे जुड़े कौन कौन लोग हैं, और अगर वो स्वीकार कर लिया जाएगा तो किस पर फ़र्क पड़ेगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस सब बातों को जानना अब हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार कहाँ से आते हैं? 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्य हैं, परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक इन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त हैं। यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसे गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। इसका अर्थ यह है
कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। अधिकारों को इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है, लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के लिए संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करें। विविध समाजों में ज्यों-ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं, त्यों-त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है। मसलन, हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत के प्रति काफ़ी सचेत हैं और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगें पैदा की हैं। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा और टीवी में देखा भी होगा कि उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल है। नेक्स्ट, कानूनी अधिकार और राजसत्ता। कानूनी अधिकार और राजसत्ता। मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकारों और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के घोतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है,
जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग सकते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते होते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेवारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो। इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सकें। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करें। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में, मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मसलन, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज़ ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा। इसीलिए मुझे पकड़ने के पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करें। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है। उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके लिए कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह और उसे हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट, अधिकारों के प्रकार। अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं
राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। फुटपाथ पर रहने और इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियों जैसी कतिपय सुविधाएं चाहिए। इसीलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया कर रहे हैं। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्रवाइयों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। आजकल आधिकारिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही हैं। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने के अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी ही है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्यायोचित दावे अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही हैं। नेक्स्ट है अधिकार और जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां कह सकते हैं कि कर्तव्य। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करें, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयत करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला लें। हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं, बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों को ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर है। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब के लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी अवश्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है। इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती।
दूसरे अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। मुझे उन्हें भी उनकी पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध हैं। तीसरा, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट में डाल दूं, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। चौथा, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, वह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही हैं। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए ज़रूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाएं, तो क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता ही है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहा है। गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोद सकती हैं जिनके लिए सरकारें बनती हैं, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते। माफ़ कीजिएगा, लाइट चली गई है, मैं दूसरी लाइट जलाती हूँ। हमारे लिए सरकारें बनती हैं, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। आगे एक बॉक्स दिया है, देखिए, ये देखिए, अब इसे हम जानते हैं क्या है इसमें। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्य देशों से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया।
सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर से विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़वाने का आह्वान किया। तो देखते इसमें क्या है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना। चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा तथा उनके समान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला है। चूँकि मानव अधिकारों के उपहास और अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफलित हुए हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। क्योंकि यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासक के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा हो। चूँकि राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानव अधिकारों, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व तथा पुरुषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा मानवाधिकारों के विश्व जनिन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतर्द घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग इसको सुनकर आपको मदद मिलेगी और समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे अधिकारों का उपयोग कैसे करना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाना है। आपको इस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।